हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो आप की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें आप हिंदी का पेपर आता है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। स्पेशली जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आता है, यूपी पुलिस, लेखपाल और भी कई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो कन्नड़ भाषा है ये किस भाषा परिवार से है। तो पहले हम जानेंगे कि भाषा परिवार भारत में कौन कौन से भाषा परिवार हैं। क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं, इस बात को याद रखेंगे। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। क्लियर। ये हमें पता चल गया कि भारत में भाषा परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। पहला भाषा परिवार है आपका भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार। क्लियर। दूसरा भाषा परिवार होता है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़। तीसरा होता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक। और चौथा होता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। क्लियर। तो एक आपका भारोपीय भाषा परिवार है, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। ये चारों ही भाषा परिवार आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। क्लियर। इन चारों ही भाषा परिवार में ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। तो सबसे अधिक 73%, 73% भाषा बोली जाती है भारोपीय परिवार की। इसके अलावा 25% बोली जाती है द्रविड़ परिवार की, 1.7% बोली जाती है ऑस्ट्रिक परिवार की और 0.3% बोली जाती है चीनी तिब्बती परिवार की। तो अब यहाँ से क्या बता सकते हैं कि सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? भारोपीय परिवार की भाषा सबसे अधिक भारत में बोली जाती है। इस बात को याद रखेंगे, ये एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है। और परसेंटेज कितनी है? 73%। इसके अलावा इनका सिक्वेंस पूछा जाता है, तो सबसे अधिक भारोपीय पूजी बोली जाती है, फिर आपके द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक और सबसे कम बोली जाती है चीनी तिब्बती। क्लियर। अगर हम हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की अगर हम बात करें, तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं, इसका अगर हम जिक्र करें, तो आपका दोस्तों कन्नड़ भाषा। क्लियर। कन्नड़ आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अलावा तमिल भाषा, तमिल तमिल आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा और आपका मलयालम, मलयालम। ये चारों ही यानी कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि कन्नड़ किस राज्य की राजकीय भाषा है। कन्नड़ दोस्तों कर्नाटक की राजकीय भाषा, इस बात को याद रखेंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिल जो है तमिलनाडु की भाषा है। तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश और अ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है, इस बात को याद रखेंगे। मलयालम की बात करें तो मलयालम आपका केरल और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भाषा है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? कन्नड़ भाषा आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है, इस बात। इसके अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम ये भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, तो इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? देखो, भारोपीय बना है आपका भारत प्लस यूरोपीय से। क्लियर। तो इसे हम भारत यूरोपीय भाषा भी कहते हैं, भारत यूरोपीय भाषा भी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे अधिक बोली जाती है हमारी हिंदी भाषा। क्लियर। तो हिंदी भाषा किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आपकी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। हिंदी आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये जो भारतीय यूरोपीय भाषा है इसे हम भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं। क्लियर। भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं। तो हिंदी हमारी भारतीय आर्य भाषा भी है, ये भी कह सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा आप वो टिक करेंगे। इसके अलावा और आगे जानते हैं, अभी यहाँ पर रुकेंगे नहीं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब जो भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा। इन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। हमारी जो भारतीय आर्य भाषा है इनको 3 भागों में बांटा गया है।
वो 3 भाग कौन-कौन से हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपका एक आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर? इसके अंतर्गत कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वो 3 पार्ट जान लेते हैं। तीसरी होती है हमारी आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्लियर? तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 उपभागों में बाँटा गया, जिसमें से आपका है एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन-कौन सी भाषा आती है? दोस्तों हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आपकी क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसके अलावा लौकिक संस्कृत ये आपकी क्या है? ये आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इस बात को याद रखेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली भाषा आ जाती है, पाली, और आपकी प्राकृत भाषा आ जाती है, प्राकृत, और आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश इंपॉर्टेंट है। पाली आपकी किस प्रकार की है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। प्राकृत आपकी किस प्रकार की भाषा है? मध्यकालीन आर्य भाषा है। और अपभ्रंश भी हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा है। पाली की अगर हम बात करें तो पाली दोस्तों जैन बौद्ध धर्म के लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है? बौद्ध धर्म के लोग पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। भाई अगर हम प्राकृत की अगर हम बात करें तो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल जो है वो जैन धर्म के लोग करते थे। जैन धर्म की भाषा है। क्लियर? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो हमारी हिंदी भाषा हिंदी भाषा आपकी क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और पूछा जाता है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ? तो आप लिख लेंगे हिंदी का विकास क्रम। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर उससे पहले कौन सी आई है। तो सबसे पहले भाषा हमारी जो है वो है आपकी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है, इस बात को भी याद रखेंगे। संस्कृत के बाद भाषा आई पाली भाषा। पाली के बाद जो भाषा आई वो आई प्राकृत भाषा। ये सीक्वेंस रहा है भाषाओं का। प्राकृत के बाद आई आपकी अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई अवहट्ट भाषा, और अवहट्ट के बाद आई आपकी हिंदी भाषा। क्लियर? हिंदी भाषा। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी आप कहेंगे कि संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी पूछा जाए तो आप कहेंगे कि संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। क्लियर? हिंदी की पहले की भाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे कि हिंदी के जस्ट पहले की भाषा कौन सी है? अवहट्ट। इसके जस्ट पहले की भाषा है अपभ्रंश, या अपभ्रंश ना देकर अपभ्रंश भी ऑप्शन हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से आप सीक्वेंस लगाएंगे। इसके अलावा अभट्ट को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। अगर हम बात करें अभट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश का अपभ्रंश। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अभट्ट को कहा जाता है। इसके अलावा इसको परवर्ती होता है, यहाँ पर परिवर्ती नहीं होगा, इसको परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। क्लियर? परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 343 वन में हिंदी का जिक्र किया गया है। हिंदी के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपको हिंदी की लिपि पूछी जाए तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी हिंदी की लिपि है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट थे। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सभी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कृष्णायन उत्तर प्रदेश की किस बोली में लिखी गई एक रचना है? तो यहाँ पर हम बात करें अगर कृष्णायन की, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कृष्णायन किसकी रचना है। इसकी रचनाकार जो है, कृष्णायन के रचनाकार की अगर हम बात करें तो दोस्तों द्विवेदी प्रसाद
अ, द्वारका प्रसाद मिश्र, द्विवेदी नहीं, सॉरी। तो यहाँ के इनके जो रचनाकार हैं वो हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन के रचनाकार हैं। अगर हम द्वारका प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ उन्नाव में। क्लियर? उन्नाव लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लखनऊ के आसपास है। तो उन्नाव में जो भाषा बोली जाती है तो उन्नाव की भाषा अवधी भाषा है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो कृष्णायन है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में कृष्णायन को लिखा गया है। क्लियर? द्वारका प्रसाद आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? अगर हम अवधी भाषा की अगर हम बात करें तो या इसके अलावा चलो कृष्णायन को किस दौरान लिखा गया ये अब अगर पूछें तो असहयोग आंदोलन के दौरान इसको लिखा गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन, फिर इस दौरान इसको लिखा गया था। अगर हम बात करें अवधी भाषा की तो अवधी भाषा में और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं इसकी अगर हम बात करें तो आप रामचरितमानस, पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखित है? तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। क्लियर? इसके अलावा आपकी मृगावती, मृगावती किस भाषा में लिखित है? मृगावती आपकी अवधी भाषा में लिखित है और इसको कुतवन ने लिखा, कुतवन द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आपकी दोस्तों पद्मावत, पद्मावत आपकी अवधी भाषा में लिखित है और इसको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अवधि का केंद्र कौन सा रहा? अवधि का केंद्र स्थान पूछा जाए तो बताएंगे अयोध्या अवधी भाषा का केंद्र रहा है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी बोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवधी बोली में ये लिखी गई है, या अवधी भाषा ले लें या बोली बोल लें। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक, चलो ठीक है, वो और कभी डिस्कस कर लेंगे जो माइंड में आया था। अगला प्रश्न क्या करा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो दोस्तों, दो शब्द हैं, एक आपका वर्ण और एक आपका ध्वनि। क्लियर? तो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? हम कहेंगे कि वर्ण और ध्वनि एक ही होता है, बस अंतर इसमें ये होता है कि जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि हमने बोला क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, व, जब आप हमारे मुख से जो ध्वनि सुन रहे हैं, जो वर्ड सुन रहे हैं, वो आपका ध्वनि होता है। तो जब हम किसी शब्द को या किसी वर्ण को जब हम वर्ड की बात करें, सुनते हैं, तो वो हमारी ध्वनि होती है। जब ध्वनि को हम लिख देते हैं, जैसे हमने बोला क, आपके माँ में एक क की ध्वनि सुनाई दी, तो वो आपका ध्वनि है। जब उसको हमने लिख दिया क, तो ये आपका क्या होगा? वर्ड हो गया। क्लियर? जब हमने क लिख दिया तो ये आपका वर्ड हो गया। तो कहने का मतलब है कि ध्वनि का लिखित रूप जो आप सुन रहे हैं उसको आपने लिखित रूप दे दिया तो वो आपका वर्ड हो जाता है, बाकी चीजें तो एक ही हैं। क्लियर? तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो वो आपकी ध्वनि। तो ध्वनि भाषा की, लिख सकते हैं, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित सॉरी, लिखित नहीं, मौखिक इकाई है। मौखिक इकाई है। क्लियर? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछा जाए, मौखिक, ये याद रखना, मौखिक अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ध्वनि। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, नॉर्मली अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो वो आपका क्या है? वर्ड है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी पूछा जा सकता है। क्लियर? लिखित इकाई तो आपकी क्या है? वर्ड है। ध्यान देना, अगर आपसे मौखिक लिख कर दे रहा है तो आप ध्वनि लगाएंगे, अदरवाइज दोनों ही कंडीशन में, नॉर्मल हो या लिखित हो, तो आप वर्ड मानेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक। क्लियर? दोस्तों अगर हम स्वरों की बात करें, स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर आपके अनुनासिक भी होते हैं और निरानुनासिक भी होते हैं। क्लियर? स्वरों को उच्चारण करते समय स्वर आपके अनुनासिक भी होते हैं और निरानुनासिक भी होते हैं। अनुनासिक बात करें और आपका निरानुनासिक। निरानुनासिक। अनुनासिक के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि कहें या हम कहें हवा, जब स्वरों का उच्चारण करें और स्वरों का उच्चारण की हवा जो है, हवा हमारी नाक और मुख से निकले, क्या? तो वो मुख से निकले, मुख नहीं यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी। जब हवा हमारी नाक और मुंह से निकले तो वो आपका निरानुनासिक होता है, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकलती है तो वो आपके निरानुनासिक होता है। इसके अंतर्गत जैसे आ, ई, ऊ, इस तरह से जो है ना, ये आपके निरानुनासिक हैं। अनुनासिक के अंतर्गत आपके चंद्र बिंदु वाले आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? चंद्र बिंदु वाले। चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो आपके अनुनासिक होते हैं। क्लियर? अनुनासिक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गांव, गांव आपका क्या है? अनुनासिक है। पाँव, इसमें नाक और मुख का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। चांद, सांस, ये सब क्या है? तो चंद्र बिंदु वाले जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। क्लियर? इसके अलावा इसको कंफ्यूज ना करना किससे, इस चीज को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि स्वर 11 होते हैं। स्वरों के बाद दो शब्द और होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। अयोग बहा। क्लियर? अयोग बहा से इसको कंफ्यूज ना करेंगे। अयोग बहा पूछे जाए तो अयोग बहा संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका बिंदी वाला होता है, इसे हम ये कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्लियर? ये होता है आपका अनुस्वार। और आपका एक होता है आहा बिंदी वाला, जिसे हम बोलते हैं विसर्ग। क्लियर? ये दोनों ही अयोगबा हैं। ये ना अपने आप ये स्वर नहीं होते, ये याद रखना, अयोगबा आपके स्वर नहीं होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इनको कंसीडर किया जाता है आपका व्यंजन में, क्योंकि इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अंग और आहा, अंग बिंदी वाली को आप क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आहा बिंदी वाले को आप बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये जो होते हैं संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये वाले शब्द जो होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। क्योंकि चंद बिंदी वाले जो हिंदी का शब्द है, हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए जितने भी चंद बिंदी वाले होंगे आपको ये आपके तद्भव होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। जिन शब्दों में चंद्र बिंदी का इस्तेमाल हुआ है वो तद्भव होता है, और जिनमें अंक बिंदी का होता है वो आपका तत्सम होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? समझ में आए? तो यहाँ पर पूछा है कि अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? अंग और आ आपके दोनों अयोगवा हैं। शंकर और हिंदी ये आपके अनुस्वार हैं। चांद और चांद दोनों में ही चंद का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर विसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया होगा ये बात क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चा छा जा झा वहाँ का उच्चारण किस स्थान से होता है? क्लियर है? तो ये आपके क्या है, यहाँ पर व्यंजन दिए हुए हैं, इनका पूछा है कि कौन सा स्थान होता है, ये बात समझते हैं। अगर हम लोग व्यंजन की बात करें, क्लियर, पूरा यहाँ व्यंजन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। व्यंजन की मूल संख्या पूछी जाए तो मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। व्यंजनों को कितने 3 भागों में बांटा गया है? व्यंजनों के 3 भाग होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है स्पर्श व्यंजन। क्लियर? स्पर्श व्यंजन होता है। आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, और आपका ऊष्म व्यंजन होता है। क्लियर? इन मेनली 3 भागों में व्यंजनों को बांटा गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। स्पर्श का मतलब है कि जब हम इन व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे किसी ना किसी भाग को टच होती है। क्लियर? या गले का इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे कि 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं, सॉरी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, और ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। वो 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? याद रख लेंगे, हमारे साथ आप पढ़ें। का वर्ग,
वर्ग पहले याद करें, चा वर्ग यही सीक्वेंस में होने चाहिए। का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, इस तरह से याद करेंगे, का चा टा ता पा। क्लियर? काबर ताबर और आपका पावर याद रखेंगे, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। और हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं इस बात को, या 5 व्यंजन होते हैं इस बात को याद रखेंगे। का वर्ग की अगर हम बात करें तो का में का, खा, गा, घा और हाँ। चा वर्ग में आता है आपका चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग में आता है टा, ठा, दा, धा और ला। सॉरी यहाँ बिंदी नहीं होगी। ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा और ना। यहाँ पर आपने दोस्तों कभी कभी देखा होगा कि इस दा के नीचे बिंदी होती है। क्लियर? ये भी आपके होते हैं क्या व्यंजन, इनको क्या बोलते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पा वर्ग की बात करें तो पा में आता है पा, फा, बा, भा और मा। क्लियर? ये आपके व्यंजन हो गए, स्पष्ट व्यंजन हो गए। ये आपके टोटल कितने, हर एक में 5 है, तो ये आपके 25 स्पष्ट व्यंजन हो गए। का वर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों, जब का वर्ग के आप व्यंजन बोलते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे क, ख, ग, घ, आ, तो आपका कंठ का इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने हाथ को, गले में कंठ होता है ना, तो कंठ का पकड़ेंगे तो आपको वो हिलता हुआ नजर आएगा जब इनका बोलते हैं। तो कंठ से जो वर्ड बोले जा रहे हैं तो उनको बोलते हैं कंठ व्यंजन। तो आपके कावर के व्यंजन कौन से होते हैं, कंठ होते हैं। ये उल्टे सीक्वेंस में चलते हैं, गले से ऐसे माना कि इस तरह से, अगर आपका ये है ना, ऐसे ऐसे माना, ठीक है, ये आपका कंठ होता है ना, ये आपका क्या कंठ। गले का अगर इस तरह से ये गले है तो इस गले का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ना, जहाँ तक जीभ हम फोल्ड करके अंदर टच कर लेते हैं, इसे बोलते हैं तालु। क्लियर? तो ये सीक्वेंस चलता है, ऊपर का नीचे उल्टा सीक्वेंस चलता है। क्लियर? फिर चावर वाले जो बोले जाते हैं चा छा झा झा, आपकी जीभ तालु को टच करती है, तो ये होते हैं आपके तालब। तालु के जस्ट ऊपर होंठों के जो दांतों के अंदर का जस्ट ऊपर का पार्ट होता है, वो आपका होता है मूर्धा। यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं वो होते हैं आपके मूर्धन्य। तो टावर अगर आप बोलेंगे टा ठा डा डा, आपकी जीभ फोल्ड होकर मूर्धा में टच होती है, इसलिए इनको मूर्धन्य बोलते हैं। क्लियर? टावर की अगर हम बात करें तो टावर जब आप ता था दा धा बोलेंगे तो आपकी जीभ दांतों को टच होती है, तो इसलिए इनको दंत व्यंजन बोलते हैं। क्लियर? ये आपके दंत व्यंजन होते हैं। और पावर के व्यंजनों को बोलने के लिए हमारे ओंठ एक दूसरे से टच होते हैं। पा फा बा बा मा, अगर आप ओंठों को खोल लें, दोनों हाथों से ओंठों को पकड़ लें और नीचे ना आने दें, तो आप पा फा बा भा मा ये बोल ही नहीं सकते। क्लियर? तो आपका क्या होगा, ओष्ठ होंगे। क्लियर? पावर के व्यंजन कौन से होंगे, ओष्ठ होंगे, इस बात को याद कर लेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। इनमें जो ये जो डा और ढा है, जिनके नीचे बिंदी होती है, इनको अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। ये आपके कौन से व्यंजन है, अतिरिक्त व्यंजन इनको बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर? ये क्या होते हैं कि इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर इनमें क्या है दोस्तों, ये किसी शब्द के मध्य या लास्ट में यूज होते हैं। ये किसी शब्द के मध्य में भी इस्तेमाल होते हैं या अंत में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा मेढक, मेढक में डा है तो इसके नीचे बिंदी होती है। आपने सड़क लिखा हुआ देखा होगा तो सड़क के नीचे बिंदी होती है। पेड़ नीचे देखा होगा तो यहाँ पर डा के नीचे बिंदी होती है। जबकि ये किसी शब्द के शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं, शब्द के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने लिखा देखा होगा कि डमरू है ना, ढोलक, तो इनके नीचे बिंदी नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। इनमें जो किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, इनको हम नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। ये क्या है, ये आपके नासिक के व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलने के लिए नाक का इस्तेमाल होता है ना, ना 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 मा, ये आपके नासिक के व्यंजन है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा यहीं पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पष्ट व्यंजन जान लिए, अब हम लोग जानेंगे कि अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे। क्लियर? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 4 होती है। ये आपका या, रा, ला और वा। क्लियर? या रा लावा आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसमें अगर हम या और ठीक है अलग से देखते हैं। रा को अगर हम बात करें
तो रा आपका क्या है? रा अगर आप बोलेंगे तो रा आपका चीप फूड होकर मूर्धन्य में टच होती है। तो रा आपका एक मूर्धन्य भी होता है, मूर्धन्य होता है। इसके अलावा रा को आप दोस्तों लुंठित भी कहते हैं। ला आपका लुंठित भी होता है। क्लियर? वहीं हम ला की बात करें, ला, ला आपका जो है आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन। क्लियर? ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वहीं अगर हम या और रा की बात करें, सॉरी या और वा की बात करें, इन दोनों को अर्धस्वर कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि या को अगर हम बोलें ई आ, तो ये ई और आ से मिलकर बना होता है ना? तो इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। वा की अगर हम बात करें, उ वा, आप वा को बोले वा, तो उ प्लस आ, उ प्लस आ बोलेंगे तो वाह आ रहा है ना? आपने जब संधि पढ़ेंगे तो ये उनमें इस्तेमाल होगा। क्लियर? और इसके अलावा अब आपका आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसमें से श, श, सा और हा। इस हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, काकल्य व्यंजन कहते हैं। हा को अगर बोलेंगे तो कंठ का इस्तेमाल होता है, इसलिए आपका कंठ भी है। शाह आपका होता है, इसको बोलने के लिए हमारी जीभ तालु को टच होती है, तो शाह आपका तालव्य सा होता है। क्लियर? ये आपका तालव्य सा होता है। इस सा को मूर्धन्य सा कहते हैं, क्योंकि इसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमारी जीभ जो है कहाँ पर टच होती है? मूर्धन्य में टच होती है। और ये आपका दंत सा होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये बात समझ में है? इसको मिनिमाइज करते हैं, सॉरी, ये यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं। एक पॉइंट और रह गया जो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये बात तो समझ में आई कि क्या था। क्लियर? इसके अलावा एक आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। क्लियर? संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है? कितनी होती है? 4। तो कौन-कौन से होते हैं? आपका छ, त्र, स और ज्ञ। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त होते हैं क्योंकि ये मिलकर बने होते हैं। ये का और शा से मिलकर बना होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? का और शा से मिलकर बना होता है, यहाँ पर ये हलंत नहीं होगा। त्रा की अगर हम बात करें तो ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। स्रा की अगर हम बात करें तो ये शा और रा से मिलकर बना होता है। वहीं ज्ञा की अगर हम बात करें तो ये आपका जा प्लस वहाँ से मिलकर बना होता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन कौन-कौन से होते हैं? आगत व्यंजन की अगर हम बात करें तो जा और फा आपके आगत व्यंजन होते हैं, यहाँ पर नुक्ता बिंदी होती है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी और इसी तरह से रिवीजन करेंगे हर बार जब ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चा, छा, जा, जा आपका क्या है? ये आपके तालव्य व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य इज अ राइट आंसर। क्लियर? पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? इनमें से हमें बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा की अगर हम बात करें, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्लियर? इसके अलावा संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा आपका विकारी शब्द है, इस बात को भी याद रखेंगे। संज्ञा आपका विकारी शब्द है। क्लियर? संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द संख्या में 4 होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? जिसमें से आपका होता है संज्ञा। क्लियर? ये भी जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया। ये क्या है? ये आपके विकारी शब्द होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। 5 प्रकार कौन-कौन से हैं उसमें हम लोग जाने। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? दूसरा आपका होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? तीसरा होता है आपका संज्ञा के अंतर्गत आता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर? भाववाचक संज्ञा। क्लियर? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जातिवाचक, देखो संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। दोस्तों ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है
उसकी कोई ना कोई पहचान है, कोई ना कोई उसका नाम रखा गया है। तो जिस किसी वस्तु की या जिस किसी की भी चीज़ की भी जो पहचान होती है, वही उसकी संज्ञा होती है, या जो जिस नाम से जानी जाती है, वह उसकी संज्ञा होती है। इस प्रकार संज्ञा 5 प्रकार की बता दी गई, संज्ञाओं के 5 भेद बता दिए गए। व्यक्तिवाचक, किसी वस्तु का या किसी स्थान का या किसी भी व्यक्ति का जो पर्टिकुलर नाम है, उसका विशेष खुद का नाम, वो उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि आपका नाम माना कि सोहन है, तो सोहन आपका पर्टिकुलर नाम है, क्लियर? बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों में पर्टिकुलर कौन-सी नदी? तो आपकी नदियों में पर्टिकुलर एक ऐसी नदी जिसका खुद के नाम से जानी जाती है, गंगा, है ना? ऐसे ही आपकी हम बात करें हिमालय, है ना? एक पर्वत चोट श्रेणी है, तो किस नाम से पर्वत श्रेणी जानी जाती है? हिमालय नाम से। तो इस प्रकार के ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब है जिस किसी का पर्टिकुलर नाम। यदि आपके पास कोई बेहतरीन आपका कुछ भी है, आपकी पसंदीदा चीज़, आप उसका जो भी नाम दे रहे हैं, तो उसका जो भी नाम आपने दे दिया, वो आपके लिए व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक का मतलब होता है ऐसा नाम सुनकर जिसमें आपके मन में उस नाम की जितने भी प्राणी हैं, उस पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे हम बोले लड़का, तो लड़का से आप बता सकते हैं किस लड़के की हम बात कर रहे हैं, जब तक सामने ना हो। तो लड़के में तो विश्व में सभी लड़के हैं ना, कितने ज्यादा लड़के हैं, तो कौन लड़का? जब आपके मन में इस पर कोई नाम सुनकर आप कह दें कौन, मैं तो बता नहीं पाऊंगा, गाय, कौन सी गाय? बहुत सारी गाय हैं। तो इस प्रकार के नाम आप क्या क्या है, वो आपके जातिवाचक होते हैं। जैसे आपका लड़का, है ना, गाय, हम कह दें नदी, तो आपके मन में आएगा नदी। नदी एक है क्या? नदी तो बहुत सारी हैं। किस नदी की बात कर रहे हो? तो ये इस प्रकार के नाम आपके जातिवाचक होते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ऐसे ही पढ़ा जाता है। क्लियर? और आपने ये देखा होगा कि जितने भी जातिवाचक होते हैं, उन्हीं के जो पर्टिकुलर नाम होते हैं, वो व्यक्तिवाचक होते हैं। अब लड़का, कौन लड़का? सोहन लड़का। नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी, है ना? गाय, आपकी कुछ गाय का पर्टिकुलर नाम आपने जो भी रख दिया, बोरी या जो भी हो, वो आप समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें जिस नाम को सुनकर आपको समूह लगे, भीड़ लगे, एक तरीके से मतलब ग्रुप में लोग लगें, 2 या 2 से अधिक ज़्यादा लोग लगें, ऐसा नाम सुनकर। जैसे कि हमने बोलते हैं भीड़, भीड़ से आपको क्या लग रहा है? भीड़ एक लोगों की होती है, आपको लगा भीड़ का मतलब नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होंगे, तो आपका क्या होगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका भीड़। क्लियर? भीड़ जो है आपका समूहवाचक हो गया। सेना, पुलिस, है ना? ये ऐसे कई नाम आपके क्या हैं? समूहवाचक हैं। द्रव्यवाचक नाम वो होते हैं, ये आपके ठोस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, और गैस, जितने भी इस अवस्था वाले पदार्थ हैं, वो आपके द्रव्यवाचक होते हैं। जैसे हम बात करें सोना, पानी, है ना? ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? ये आपके द्रव्यवाचक हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जिनको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? इनको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी देख सकते हैं? नहीं। ईमानदारी आप किसी व्यक्ति में महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है उसकी एक्टिविटी से, है ना? गुस्सा, गुस्सा नहीं दिखेगा, बट आप वो उस आदमी को एक्सप्रेशन से आप पहचान पाएँगे कि हाँ, ये गुस्सा है ना? मिठास, ये सभी क्या है? आपके भाववाचक है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे कि जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है। क्लियर? यही की बात करें तो यह तो आपका एक सर्वनाम है। फिर ये आपका सर्वनाम है, और ये सर्वनाम में भी किस प्रकार का है? ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इस बात को भी याद रखेंगे। यह और भी कई प्रकार के होते हैं। जीना आपका नहीं है, पहाड़। पहाड़ आपका क्या है? पहाड़ आपका एक संज्ञा है। और ये किस प्रकार की संज्ञा? पहाड़। पहाड़ से आपका मन मार भाई कौन सा पहाड़? पहाड़ तो बहुत सारे होंगे। तो पहाड़ आपका पर्टिकुलर एक आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? हमने बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ के बने होते हैं, या तो ये ठोस हो सकते हैं, या ये द्रव अवस्था में मिलते हैं, या ये गैस हो सकते हैं। क्लियर? ऐसे कोई नाम जो इस अवस्था के हों, तो वो आपके क्या होंगे? द्रव्यवाचक होंगे। खटास यहाँ पर होना चाहिए, मिठास। खटास और मिठास क्या है? ये आपका भाववाचक है। क्लियर? भाववाचक संज्ञा है। चमड़ा, चमड़ा आप जानते हैं कि एक पदार्थ है।
तो ये आपका क्या है? द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक। ठंड, ठंड को आप महसूस कर सकते हैं, तो ठंड आपका क्या है? भाववाचक है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग शब्द चुनें। यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर एक धरना है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बनना चाहिए? सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? भक्ति होना चाहिए। यहाँ पर आंसर भा बनेगा, भक्ति। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर भक्ति लिखा जाएगा। किधर भक्ति होगा, ये बात समझ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। जाति का बहुवचन रूप पूछा है, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर इसको करेंगे। पहले आंसर नहीं कराएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर करेंगे, फिर आपको करने में मजा आएगा। दोस्तों, अगर हम वचन की बात करें तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक व्यक्ति का एक चीज का इस्तेमाल होता है ना? और बहुवचन में बहुत सी लोगों का होता है, दो या दो से अधिक के लिए बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है, और एक के लिए आपका एक वचन होता है। यहाँ पर याद रखेंगे, जितने भी दोस्तों आपके व्यक्तिवाचक होते हैं संज्ञाएं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो एक वचन में इस्तेमाल होती हैं। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, भाववाचक संज्ञाएं आपकी एक वचन में इस्तेमाल होती हैं, और आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? एक वचन में इस्तेमाल होती हैं, ये बात याद रखेंगे। बहुवचन में आप देखें तो जातिवाचक का ही हम बहुवचन बनाते हैं, ये बात को याद रखेंगे। क्लियर? जातिवाचक क्या क्या बनाते हैं? बहुवचन। जैसे कि हम बात करें लड़का, तो लड़का का ही हम बना सकते हैं लड़के, है ना? ऐसे ही, या लड़कों, कुछ भी। इसके अलावा कुछ बहुवचन बनाने की कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। एक पेज को ऐड करना पड़ेगा ताकि आपके कोई भी प्रश्न आए ऐसा आप कर सकें। पहला कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे कि जब किसी भी शब्द के अंत में आ हो, किसी भी शब्द के अंत में आ है, और ये शब्द कैसा है? ये शब्द पुल्लिंग है। क्लियर? पुल्लिंग है, याद रखना। जब किसी शब्द के अंत में आ है और ये शब्द पुल्लिंग है, तो इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन करते समय इसका आ का ए हो जाता है। समझ में आया? बहुवचन बताने से समय आ का ए हो जाता है, याद रखेंगे। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें, इस बात की उदाहरण के तौर पे समझें, तो हमने लिखा घोड़ा। क्लियर? घोड़ा क्या है? घोड़ा एक पुल्लिंग शब्द है, ये तो आप जानते ही होंगे। घोड़ा आपका पुल्लिंग है और इसके अंत में क्या है? आ। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो इस आ का ए हो जाता है, ये अभी हम लोगों ने जाना। तो इसका हो जाएगा घोड़े। घोड़ा का बहुवचन बनाएंगे तो घोड़े हो जाएगा। एक और एग्जांपल लें, जैसे हमने बोला कौवा। कौवा का अगर हम बहुवचन करेंगे तो चूंकि यहाँ पर कौवा पुल्लिंग है, अंत में आ रहा है, तो इसका ए हो जाता है, तो इसका हो जाएगा कौवे। क्लियर? ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जब किसी शब्द के अंत में आ रहा है और ये शब्द कैसा है? ये शब्द आपका स्त्रीलिंग है। क्लियर? जब किसी शब्द के अंत में आ रहा है और ये स्त्रीलिंग है, तो इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? आ कन्वर्ट हो जाता है किस में? आ कन्वर्ट हो जाता है ए में। क्लियर? ए में कन्वर्ट हो जाता है। इस ए में हो जाता है, अगर मात्रा के तौर पे देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर? इस बात को उदाहरण के तौर पे समझें तो हमने बात की शाम। शाम क्या है? शाम आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर? और इसके अंत में आ रहा है, तो इसका अगर बहुवचन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शामें हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा शामें। हमने बात करी बहन। बहन आपका स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में इसका आ रहा है, तो इसका आ रहा है तो ये हो जाएगा बहनें। ये आपने देखा होगा कि बहनें आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सॉरी बहुवचन हो जाएगा। आदत। आदत आपका स्त्रीलिंग शब्द है और इसके अंत में आ रहा है
है ना? आदत जब पद विच्छेद करेंगे तो आ आएगा, शब्द का विच्छेद करेंगे तो आ आएगा। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? आदतें। क्लियर? ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी शब्द के कोई शब्द हो उसके अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक? स्मॉल छोटी ई आ रहा है, क्लियर? तो उस ई का जो बहुवचन करते हैं तो यहाँ पर ई का यहाँ हो जाता है, क्या हो जाता है? यहाँ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। एक उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमने लिखा तिथि, हमने क्या लिखा? तिथि। तिथि आपका क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, ये बात को याद रखेंगे। तिथि आपका स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है और ई किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ई बदल जाता है यहाँ में, तो इसका हो जाएगा तिथियाँ। क्लियर? बाकी छोटी ई ही रहती है, ये याद रखेंगे। तिथियाँ हो जाएगा। ऐसे ही आप बात करें पंक्ति, पंक्ति को जब आप बहुवचन में देखते होंगे तो ये पंक्तियाँ हो जाता है, पंक्तियाँ। क्लियर? ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर साइड में ले लें जाति, जाति आपका स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में छोटी ई आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जातियाँ हो जाएगा, जातियाँ। क्लियर? तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाति का जातियाँ हो जाएगा। अगला शब्द क्या कह रहा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें, यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंत में बड़ी ई है, ये शब्द कैसा है? शब्द आपका स्त्रीलिंग है और बड़ी ई है, तो ये बदल जाता है आपका छोटी ई में बदल जाता है और प्लस यहाँ हो जाता है। क्लियर? बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है, प्लस यहाँ हो जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा नदी, नदी आपका क्या? स्त्रीलिंग शब्द है, नदी आपका स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में क्या आ रहा है? बड़ी ई आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ना। बड़ी ई कन्वर्ट हो जाती है छोटी ई में और यहाँ शब्द जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है? ये नदियाँ हो जाता है। इंपॉर्टेंट समझ में आया? बधाई अगर हम लोग देखें, बधाई, बधाई का हो जाता है ब-धा-ई-या, है ना? इस तरह से आपने लिखा हुआ देखा होगा। नारी शब्द अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि नारी का इस तरह से हो जाता है नारियाँ। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, 5वां कॉन्सेप्ट जाने, जब अकारांत स्त्रीलिंग हो, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द हो जिसके अंत में आ हो और ये शब्द कैसा हो? स्त्रीलिंग हो, तो ये आ बदल जाता है ए में। आ किसमें बदल जाता है? ए में बदल जाता है, इस बात को याद रखेंगे। या फिर यूँ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ये ए में बदल जाता है, क्लियर? ये ना यहाँ नहीं लिखेंगे। हम बात करें माता, माता आपका स्त्रीलिंग है, अंत में आ है, तो क्या हो जाएगा? माताएँ, है ना? आपने बहुवचन इस तरह से देखा होगा लिखा हुआ। भुजा, भुजा स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हो जाएगा भुजाएँ। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, बाकी आगे और प्रश्न मिलेंगे तो और आगे से जानेंगे। तो अब आप प्रश्न आराम से कर सकते हैं। जाति क्या है? जाति आपका स्त्रीलिंग शब्द है, छोटी ई की मात्रा ये यहाँ हो जाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाति का जातिया हो जाएगा, इज अ राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया होगा? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? उसका भाई खेलता है, वाक्य में पूछा है सर्वनाम कौन सा है? क्लियर है? ठीक है। उसका भाई, इसको करने से पहले हम समझेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? सर्वनाम वह होते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले नाम आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक? सर्वनाम का इस्तेमाल जो है संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, ये आप जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या टोटल 11 है, इस बात को याद रखेंगे। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आजकल ये टाइप्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके उदाहरण ना देकर टाइप्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अंदर के उसके। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। वो सर्वनाम 6 कौन-कौन से होते हैं, ये अगर हम लोग डिस्कस करें, रफली जान लेते हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इनमें 6 में आपका क्या होता है? एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
और जब हमें सर्वनाम के टाइप्स पता होंगे तभी तो ये सर्वनाम कर पाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उन्हें पुनः इसके अंतर्गत आपके क्या होते हैं, कोई पुरुष, स्त्री या प्राणी आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत मैं, तुम, वह, ये आपके पुरुषवाचक होते हैं। इनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ये अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका एक आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। क्लियर? जो वक्ता होता है, किसी वाक्य का बोलने वाला वक्ता आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। इसके अंतर्गत मैं आ जाता है और हम आ जाता है। जो लिसनर होता है, जो श्रोता होता है, जो हमारी बात को सुन रहा होता है, वो आपका मध्यम पुरुष होता है। इसके अंतर्गत आता है तू, तुम, है ना? और सम्मान के लिए आप बोल देते हैं। और जिसकी बात करते हैं अन्य, वो होता है जैसे कि वह, ये उपस्थित नहीं होता है उस जगह, वे, यह, ये आपके क्या है, अन्य पुरुष हैं। निश्चय पुरुष, निश्चयवाचक वह होते हैं जो ये निश्चित करते हैं, इशारा करते हैं कि हाँ ये यही वह है। तो निश्चय के लिए ना, यह, वह, क्या है, ये आपके निश्चयवाचक होते हैं, है ना? यह साँप है, ये वह अच्छी पुस्तक है। तो ये वह किसके लिए एक इशारा करते हैं, निश्चित करते हैं उस वस्तु को। अनिश्चय होते हैं कि अनिश्चय करते हैं, कोई, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई ना कोई तो आ रहा होगा ना, है ना? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ, किसी, ये शब्द क्या है, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। क्लियर? संबंधवाचक में क्या होता है कि आप जो, सो, है ना, ये संबंध बताते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, ये संबंध बताते हैं। या जिसका, जो या जिसका जिस वाक्य में है, समझ लेना वहाँ पर संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक, ये प्रश्न करते हैं, कौन आ रहा है ना? कौन, क्या, इस तरह से ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक होते हैं। क्लियर? और निजवाचक का मतलब होता है स्वयं, जब कर्ता कोई काम स्वयं करता है, तो इसमें स्वयं शब्द हो सकता है, अपने आप, ये मैं काम अपने आप कर लूँगा, है ना? कभी-कभी आप भी होता है, तो ये आपके क्या है, निश्चयवाचक होते हैं। तो उसका भाई खेल रहा है, उसका, किसका भाई? तो आप उसके की जगह आप लिख सकते हैं राम का भाई। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं, राम का भाई खेलता है। तो राम की जगह आपने कह दिया उसका भाई खेलता है। तो राम तो आपका एक पुरुषवाचक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। क्लियर? ये ऐसे भी कर सकते हैं, उसका भाई किसका भाई? राम का भाई। तो ये किसी पुरुष के स्थान पर आ रहा है, तो उसका ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक में भी ये कौन-सा, उसका, वह, यह, ये आपके अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इस वाक्य में सर्वनाम का सही भेद है। देखो, जिसको हमने बुलाया था एक वाक्य और ये दूसरा वाक्य। जब 2 वाक्य एक दूसरे के सर्वनाम से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर एक पहचान भी है जिसको, तो जिसको हमने किस में बताया था, आपका संबंधवाचक हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विशेषण संख्या दर्शाता है? कौन-सा विशेषण की संख्या को दर्शाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर? तो विशेषण की अगर हम बात करें, तो दोस्तों विशेषण जो होते हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? किनकी विशेषता बताते हैं? या तो किसी संज्ञा की विशेषता बताएँगे या किसी विशेषण की विशेषता बताएँगे, वो आपके विशेषण होते हैं। क्लियर? विशेषण के भेद पूछे जाते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? आपका गुणवाचक विशेषण होता है। क्लियर? गुणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? फिर इनमें भी फिर कई प्रकार के होते हैं, गुणवाचक में, परिमाणवाचक में, संख्यावाचक में और सार्वनामिक विशेषण में होते हैं। यहाँ पर अगर हम पूछा जाए तो आपका देखो, परिमाण में क्या होता है, आपकी क्वांटिटी बताता है, जबकि संख्यावाचक में आपकी संख्या बताता है, नंबर बताता है ना? नंबर आपका ये बताता है।
फिर आपके जो संख्यावाचक होते हैं, इसमें भी आपका निश्चित संख्यावाचक होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक में आपका गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रतीकवाचक, है ना? ये सब क्या होते हैं? आपके संख्यावाचक होते हैं। तो यहाँ पर संख्या 10 मीटर कपड़ा, ये यहाँ पर संख्या को बता रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये 4 होते हैं, जब डिटेल में जानेंगे तो आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मीरा जोर से हंसी, यह किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी किस क्रिया का उदाहरण है, यहाँ पर पूछा है। दोस्तों क्रिया की अगर हम बात करें, क्रिया क्रिया मेनली दो प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। पहले सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सामान्य जो कर्म ले, जिसमें कर्म हो, और अकर्मक में कर्म ना हो। क्लियर? कर्म हो और अकर्मक में कर्म ना हो। क्लियर? तो आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य को बनाते हैं समय हम पहले क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया होती है मेनली। क्लियर? क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। यदि क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तो वो आपका अकर्मक होगा, ये भी होता है। क्लियर? या कर्म ना हो जिस वाक्य में, तो वो आपका अकर्मक होगा, ये सीधी सी बात है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, हंसने वाली कौन है? मीरा। इसको क्या शब्द से भी पहचान सकते हैं? क्या का अगर आंसर मिल रहा है तो आपका सकर्म होता है। क्या हंसी, नहीं पता चल रहा है ना, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हंसने का प्रभाव, इफेक्ट जो है वो मीरा पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं, है ना? और ये तो सब हंसना खेलना, हंसना सोना, ये आपके नेचुरल परफॉर्मेंस है। और जितनी भी ज़्यादातर नेचुरल चलना, ये सब भी अकर्मक होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अकर्मक क्रिया इज राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है? किसको भेजा गया है? डाक से भेजा गया है, किसको भेजा गया है? चिट्ठियों को। तो जाने वाली कौन है? चिट्ठियां। तो यहाँ पर चिट्ठियां, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चिट्ठियां आपका कर्ता कारक कर्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन है? भूतकाल का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम काल की बात करें, काल काल आप जानते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका होता है भूतकाल, दूसरा होता है आपका वर्तमान काल, और तीसरा होता है आपका भविष्य काल, है ना? भविष्य काल होता है। अगर हम भूतकाल की बात करें दोस्तों, भूतकाल पुनः कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे इसके में आ जाता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। क्लियर? भूतकाल में सामान्य बात की गई हो, जैसे कि हम बोले बच्चा गया, तो ये सामान्य भूतकाल हुआ। क्लियर? इसके बाद भूतकाल में आ जाता है आपका एक आसन्न भूतकाल, जब कोई काम तुरंत किया गया हो। जस्ट अभी अभी क्या मैंने चाय पी है, अभी जस्ट पी चुका हूँ, खत्म हो, जिसका टेस्ट अभी तक बना हुआ है, तो ये आपका होता है आसन्न भूतकाल। क्लियर? एक होता है आपका अपूर्व भूतकाल। अपूर्व भूतकाल, आपने कोई भूतकाल में काम चलता हुआ छोड़ा है, आपको पता नहीं है अभी भी है। जैसे कि वो पढ़ रहा था, है ना, वो काम कर रहा था, अभी कर पाया नहीं, बस तो मेरे लिए तो वो अभी भी अपूर्ण है ना। एक पूर्ण होता है जो काम वर्तमान में पूरा हो चुका है, वो जा चुका था, हम लोग पढ़ चुके थे, इस तरह से। तो ये आपका क्या होगा? पूर्व भूतकाल होगा। एक आपका होता है संदिग्ध भूतकाल, है ना? भूतकाल से कोई बात संदिग्ध में है ना, डाउटफुल है। और एक होता है आपका हेतु 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 भूत। हेतु हेतु को इंग्लिश में से कंडीशनल, यदि आप आते तो मैं वहां जाता, एक कंडीशन रख दी जाए तो काम होता, तो वहां पर आपका भूतकाल होता है। क्लियर? हेतु हेतु भूतकाल होता है। वर्तमान की अगर प्रकार की अगर हम बात करें, तो वर्तमान में एक आपका सामान्य वर्तमान होता है, एक आपका अपूर्व वर्तमान होता है, अपूर्व वर्तमान होता है, और एक आपका संदिग्ध वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। भविष्य काल में अगर हम बात करें, तो इसमें एक आपका सामान्य भविष्य होता है,
ये एग्जाम्पल इसके बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल जब आएंगे, बट ये याद होना चाहिए। सामान्य भूतकाल होता है, भविष्यकाल होता है, एक आपका होता है संभाव्य, संभाव्य भविष्यकाल होता है। शायद आज वह आए, शायद शब्द का प्रयोग हो रहा है तो भविष्य का होगा संभाव्य भविष्यकाल। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये आपका सामान्य वर्तमान है, क्लियर, सामान्य वर्तमान है। राम घर पर गया था, ये आपका गया था, ये आपका पूर्व भूतकाल हो गया। वह आ रहा है, अपूर्व वर्तमान है। वह पुस्तक पढ़ेगा, सामान्य भूतकाल है, सॉरी सामान्य भविष्यकाल है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर, बाकी ये टाइप्स आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद विकृत नहीं है। विकृत का मतलब होता है ऐसा पद जिसका रूप, विकृत का मतलब होता है रूप परिवर्तित हो जाए, है ना, जिसका रूप परिवर्तित हो जाए, यही तो विकृत होता है। विकृत का मतलब होता है रूप परिवर्तित हो जाए, और इसमें पूछा है रूप परिवर्तित नहीं हो, नहीं हो, अर्थात ये पूछ रहा है अभिकारी शब्द पूछ रहा है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा अभिकारी शब्द है, ये पूछ रहा है ना। विकृत ना हो तो अभिकारी शब्द पूछ रहा है। इसके अलावा एक होता है शब्द विकारी। विकारी का मतलब होता है वो शब्द जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए। और विकारी शब्दों की हम लोगों ने डिस्कस किया था, 4 होते हैं। संज्ञा शब्द जो होते हैं वो सभी विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं, क्योंकि इनके लिंग और वचन और कारक के आधार पर इनका रूप बदल जाता है। क्रिया शब्द जो होते हैं वो आपके विकारी शब्द होते हैं, और विशेषण शब्द आपके विकारी होते हैं। क्लियर, बाकी अभिकारी शब्द जो होते हैं वो होते हैं अव्यय होते हैं, है ना। अबकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अबकारी शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। और अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर, वो 4 प्रकार के कौन से अव्यय होते हैं ये भी देख लेते हैं। ये पूछा जाता है, पूछा जाता है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं, वो आपके अभिकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, है ना, जो संबंध बताते हैं, जो, है ना, इस तरह से, के निकट, के सामने, के भीतर, ये सब क्या के साथ, ये संबंध बताते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं, इनके रूप बदलते नहीं है। एक होता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, क्लियर, अव्यय होते हैं। ये जैसे कि समुच्चय, ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे कि और, इसलिए, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये अब क्या क्या है, समुच्चय होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, हाँ, क्या हाँ को आप बदल सकते हैं, जी, ठीक, वाह, अरे, हाय, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक हैं। तो इसमें क्या बता सकते हैं कि कौन सा विकृत नहीं होता है। संज्ञा आपका विकृत होता है, सर्वनाम आपका विकृत होता है, विशेषण आपका विकृत होता है, और क्रिया आपका विकृत होता है। यहाँ पर क्रिया की जगह क्रिया विशेषण होना चाहिए। क्लियर, ये क्रिया विशेषण कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण तो बदलते नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्लियर, या यहाँ पर अव्यय भी ऑप्शन में हो सकता है, अव्यय हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि अहर शब्द का तत्सम रूप क्या है। यहाँ पर क्या पूछा है, अहर शब्द का तत्सम रूप पूछा है। अहर शब्द का तत्सम रूप होगा दोस्तों आखेट। क्या होगा, आखेट इसका होगा। और अहर आपका क्या है, एक तद्भव शब्द है, तद्भव। आखेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकार करना। क्लियर, जंगल में जो शिकार करते हैं वो आखट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि अनि शब्द का पर्यायवाची क्या है। अनि शब्द का पर्यायवाची, यहाँ पर हमसे पूछा है अनि। अनि शब्द का पर्यायवाची होता है सेना। क्लियर, क्या होता है, सेना होता है। सेना को और क्या कहते हैं, इनको यहाँ का और पर्यायवाची हो जाएगा फौज, दल, और आपका कटक। इंपॉर्टेंट है, कटक किसका पर्यायवाची, कटक सेना का पर्यायवाची। या ये यूं रखेंगे, कटक का मतलब होता है सेना, अनि का मतलब क्या होता है, सेना होता है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम दुष्ट की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी इज ए राइट आंसर। दुष्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, दुष्ट का होता है आपका खल। खल का पर्यायवाची क्या है, दुष्ट, या दुष्ट का पर्यायवाची खल होता है। खल को और क्या कहते हैं,
अधम मतलब खल होता है, पर्यायवाची अधम है। इसके अलावा शठ इंपॉर्टेंट है। शठ आपका क्या होता है? दुष्ट होता है या खल होता है। पामर, पामर का मतलब होता है दुष्ट या खल, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। क्लियर? आ माने नहीं कर देना नहीं है यहाँ पर। अभिज्ञ का मतलब होता है किसी चीज का जानकार या जानने वाला। क्लियर? इसका विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम होगा आपका अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। और अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसे जानकारी ना हो, जिसे जानकारी ना हो। क्लियर? शब्दों के अर्थ बताओगे तो आसानी होगी हमको करने में, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा है। जो दिखाई ना दे वो तो अदृश्य होता है, जो दिखाई ना दे वो अदृश्य होता है। तो जो दिखाई ना दे वो आपका अदृश्य होता है। अमर की अगर हम बात करें, अमर का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो कभी मरे ना, है ना, जो कभी मरे ना वो आपका अमर होता है। और निष्वाण की अगर हम बात करें, निष्प्राण यहाँ पर होगा, निष्प्राण नहीं, बाण नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए निष्प्राण। निष्प्राण की बात करें जिसमें प्राण ना हो, है ना, कि वो निष्प्राण है, जिसमें प्राण ना हो वो आपका क्या होता है? निष्प्राण होता है। क्लियर? अगर आपका परोक्ष पूछा जाए, इसको कंफ्यूज ना करना, जो दिखाई ना दे वो आपका अदृश्य होता है। इसके अलावा आपको अगर कंफ्यूज ना करना, परोक्ष का मतलब पूछा जाए तो जो आंखों के सामने ना हो। जो परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो तो उसे कहेंगे परोक्ष। और इसका परोक्ष का विलोम होता है, परोक्ष का विलोम होता है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंग अंग फूले ना समाना। अंग अंग फूला ना समाना, उसका अंदर बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुहावरे पर्यायवाची जितना ज्यादा रिवीजन कर लो उतना है, पढ़ते रहना चाहिए, इनमें कोई ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कह रहा कि आंख के अंधे और गांठ के पूरे, तो होता है मूर्ख वट धनवान। इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख और धनवान। मूर्ख धनवान होता है। क्लियर? आंख के अंधे गांठ के पूरे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों वो एक शब्दांश होते हैं। ये भी पूछा जाता है उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक शब्द का अंशित होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग जाते हैं। क्लियर? किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग, और किसी शब्द के जो बाद में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। ये बात तो क्लियर हुई होगी, ये आपको पता भी होगा। किसी शब्द के आगे जुड़कर उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं, और ये आपके शब्दांश होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो बहिर्मुखी का होता है बहिर प्लस मुखी। इसको लिख सकते हैं अगर विकसित करें तो बहिर प्लस मुखी होता है। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? बहिर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हलंत वाला होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्दांश होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 25वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि युग्म गलत है? अनुदित, अनु प्लस उदित, ये आपका ठीक है। अवनिंद्र का अवनि प्लस इंद्र होता है, ये भी आपका ठीक है। श्रद्धानंद में श्रद्धा प्लस आनंद होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए? श्रद्धा प्लस आनंद होना चाहिए। क्लियर? ना कि श्रद्धानंद होना चाहिए। क्लियर? तो इस और भूधार में ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामरिक युग्म सही है? सामासिक युग्म सही है। कौन सा समास का युग्म सही है? यहाँ पर इस तरह से डेश लगा होगा। क्लियर? जिसे हाइफन बोलते हैं। बेमिसाल, बेमिसाल की अगर हम बात करें तो आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर सही पूछा है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है।
बेमिसाल की पूछ ही रहा है कि बेमिसाल, यहाँ पर सही पूछा है। बेमिसाल आपका क्या होता है? बेमिसाल आपका अव्ययीभाव समास है। बेमिसाल में अव्ययीभाव समास है। कर्महीन की बात करें, कर्म से है जो हीन, तो कर्म से जो है हीन, यहाँ पर से शब्द आ रहा है। कर्म से, कर्महीन का मतलब क्या है? कर्म से हीन। क्लियर? से शब्द आ रहा है। तो अगर आपका, तो ये तो आपका तत्पुरुष समाज होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तत्पुरुष समाज में भी पूछा जाए तो ये उसका कौन सा करण तत्पुरुष होगा? क्लियर? इसके अलावा चतुरानन, चतुर आनंद वाला, ये आपका होगा बहुब्रीहि। चतुरानन वाला क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। बुरी है जो आत्मा, दुरी आत्मा, ये आपका होगा कर्मधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य नहीं है। कह रहा है कि कौन सा वाक्य ऐसा है जो इसमें त्रुटि नहीं है। कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गीत की पुस्तक ला दो। एक गीत की पुस्तक ला दो गलत है। एक गीत की थोड़ी ना पुस्तक होगी, है ना? एक गीत की पुस्तक नहीं होगा, ये आप में गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो, ये भी गलत है ना? गीतों की एक पुस्तक ला दो, ये गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये था कि गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गलत था। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक पुस्तक ला दीजिए जो उसमें बहुत सारे गीत हैं, ये अब यहाँ ठीक है। एक गीतों की, यहाँ पर एक भी लगा दिया और बहुवचन भी कर दिया, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों अगर रस की अगर बात करें तो रस के कितने भाग होते हैं? रस के 4 भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रस के कितने भाग होते हैं? रस के 4 भाग होते हैं। क्लियर? कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं या 4 अंग होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट है। रस के हम लोगों ने जाना 4 भाव होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 अंग होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव होता है, ये आपका प्रधान भाव होता है। क्लियर? किसी भी रस का मुख्य या प्रधान भाव होता है, स्थायी भाव होता है। इसके बाद होता है एक आपका विभाव। क्लियर? क्या होता है? विभाव। तीसरा होता है आपका अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। क्लियर? रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, इस बात को याद रखेंगे। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, मेनली ये मानेंगे। कौन से रस का क्या स्थायी भाव हो, ये भी देख लेते हैं, बाकी इनको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बात करें श्रृंगार रस। अगर आपका श्रृंगार रस होगा तो कौन सा स्थायी भाव होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। रौद्र की बात करें, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। अद्भुत का पूछा जाता है, अद्भुत का स्थायी भाव आपका आश्चर्य होता है, आश्चर्य, या फिर इसको हम विस्मय भी कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा शांत रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, निर्वेद होता है, या कभी कभी आपको निवृत्त भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्लियर? इसके अलावा वीर रस का स्थायी भाव पूछा जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। क्लियर? और आपका भयानक, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और इंपॉर्टेंट है विभत्स का, विभत्स का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा होता है। क्लियर? जुगुप्सा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य को अगर हम बात करें तो 4
कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने में किया गया? 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से 4 कालखंड है? जिसमें से आपका एक है आदिकाल, क्लियर, जो कि आपका पहला भाग है। दूसरा इसको बांटा गया है भक्ति काल में, भक्ति काल। तीसरा इसका है रीति काल, और चौथा जो है वो आधुनिक काल, क्लियर। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें से आपका है एक आपका आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, क्लियर। आदि काल को दोस्तों किस और नाम से जाना जाता है? इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल, क्लियर। तो आदि काल को वीर गाथा काल कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। वहीं अगर हिंदी भक्ति काल की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर वात्सायन और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की गोदान। पूछा जा रहा है कि किसकी क्या रचना है। अगर हम बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है, ये अपने आप में ठीक है, क्लियर, ये अपने आप में ठीक है। जयशंकर प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो जयशंकर प्रसाद लोकायतन की बात करें, लोकायतन आपकी सुमित्रा नंदन पंथ की है, ये आपकी सुमित्रा नंदन पंथ की है, क्लियर। तो लोकायतन किसकी है? रचना सुमित्रा नंदन पंथ की है, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की एक इंपॉर्टेंट रचना याद रखेंगे, कामायनी, क्लियर, कामायनी नोट किया। बाकी वात्सायन ने कामसूत्र रखा है, मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, ये अपने आप में ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों 30% थे हिंदी के। हो सकता है कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा लंबा लगा हो, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से मल्टीपल रिवीजन किया हम लोगों ने। इसी तरह से अगर आप 10 से 15 सेट कर लेंगे तो आपका हिंदी माइंड में छप जाएगी क्या कितने टाइप्स होते हैं, इसी तरह से पढ़ेंगे। सो ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।